Hello and welcome to Study IQ IS. I'm Shikhar Chaudhary and in today's lecture we are going to discuss कि जो पीपीपी मॉडल्स हैं ये बहुत अच्छी तरह कार्य नहीं कर पाते हैं कई बार और अटक जाते हैं। इनमें आने वाली समस्याएं जो हैं उनको कैसे हम डच डायमंड मॉडल अगर लगाएं तो कमतर किया जा सकता है। सबसे पहले हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं। ये है क्या? बेसिकली 1950-60s में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, जो हमारी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे कार्य करने के लिए। 1970-80 के दशक में वेस्टर्न सोसाइटीज में, अमेरिका में, यूरोप में ये सामान्य चीजें समझ में आने लगी सरकारों के कि मात्र और मात्र केवल सरकारी विभागों के द्वारा कार्य करना संभव नहीं होगा। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो खासियतें थी कि वो बिना किसी रुकावट के जल्दी काम कर सकते हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, क्वालिटी बेहतर दे सकते हैं, बड़े से बड़े योजनाओं को लेके, जैसे सड़क निर्माण हो गया, पोर्ट का निर्माण हो गया, या फिर ब्रिजेस का निर्माण हो गया, रेलगाड़ियों के रेल लाइन बिछाने का काम। इस जो उनकी खासियत थी उसको सरकारी विभागों ने भी उनको समावेशन कराया और यहां से निकल के आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जब एक प्राइवेट एंटिटी कोई भी जो एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेती है और साथ में एक एजेंसी सरकार की एक साथ आते हैं, रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को शेयर करते हैं, उसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। भारत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से ही है। जो ओल्ड टाइप की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी वो केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित थी, परंतु आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा हो या अस्पतालों का भी जो कार्यान्वयन है, जो उनका प्रोसेस है, निर्माण से लेके उनके डे टू डे मैनेजमेंट को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड में स्कूलों में और अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, मेडिकल कॉलेज को भी चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी डिग्री कॉलेजेस को भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से चलाया जा रहा है। सो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अब मात्र और मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित नहीं रह गई है। पंचायतों के स्तर पे पेयजल की सुविधा देने में, वेस्ट मैनेजमेंट और बहुत सारी जगहों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑल परवेजिव हो गई है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपने आप में बहुत कामगार नहीं सिद्ध होती है। कई बार उनके कारण हम देखते हैं और उनकी पीछे की चीजों में जाते हैं और देखते हैं कि कैसे डच डायमंड मॉडल इसको सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पोर्ट का सिनेरियो है। यहाँ पर देखें, वेलकम टू स्ट्रेस्ड पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स द सेकंड टाइम अराउंड। सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज कह रहे हैं कि उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जाम हो गए हैं। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कैंसिलेशन बहुत हो रही हैं। दिल्ली मेट्रो का जो केस था जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट लाइन बनाने की बात करी थी, 2008 से ये केस चल रहा था। अभी भी 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट का इसमें जजमेंट आया है। ये IIM अहमदाबाद की केस स्टडी भी बन गया है कि हाउ नॉट टू डू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो इनकी बहुतायत है, दूसरी तरफ ये बहुत ही जटिलताओं में आ जाते हैं। कई बार ये फेल हो जाता है, जैसे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में उतना पैसा नहीं उतार पाता है, ले पाता है प्राइवेट सेक्टर और कठिनाइयों में चले जाता है। सो अनेकों कारण हैं इसके। सो अब ये डच डायमंड मॉडल क्या है और कैसे नीदरलैंड्स डच सोसाइटी ने इसको बेहतर ढंग से समझा है। तो डच डायमंड मॉडल ये है कि नॉलेज सिस्टम, मतलब यूनिवर्सिटीज, लोगों का साथ, बिजनेस का साथ और गवर्नमेंट का साथ अगर लाया जाए, सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी इजीली बेहतर बनाया जा सकता है। तो जरा देखते हैं इसमें क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं। हमें सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, टेक्नोलॉजी को, नॉलेज को एक साथ लाना है। जरा समझिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, फंडिंग प्रोवाइड करती है, किसी भी क्षेत्र को खोलती है प्राइवेट सेक्टर के लिए। सिविल सोसाइटी का ये काम है, रिप्रेजेंटेशन बनता है वह ग्रास रूट पे जहां पर कार्य होना है। और प्राइवेट सेक्टर इनोवेटिव कैपेसिटी को, कटिंग एज पे जो रिसर्च होता है, R&D को लाता है और अपनी क्षमताएं जो बेहतर ढंग से किसी भी प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दे सकते हैं उनको लाता है। साथ में नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, डेटा देते हैं, रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी से इनेबल्ड अपने यहाँ पढ़े हुए लोगों को भेजते हैं। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो सोसाइटी के 4 अंग हैं वो एक साथ जब आते हैं तो डच डायमंड मॉडल बनता है। और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लेजिटिमाइजिंग के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से अगर मल्टी जो हमारे
प्लेयर्स हैं उनकी कंसेंट जब होती है तो वो कंसेंट चीजों को बेहतर कर देती है। सो की फीचर्स क्या हैं? अब यहां पर देखिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच। आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान रखना है, न्यू पब्लिक गवर्नेंस जो फ्रेम है वो भी डच डायमंड मॉडल के करीब ही है। कोलैबोरेटिव अप्रोच है, बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ आते हैं। नॉलेज ड्रिवन सिस्टम है, जहां पर रिसर्च को महत्व दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी की विशेष बात रखी गई है। सस्टेनेबल फोकस किया गया है, हम लॉन्ग टर्म असेट्स को बनाएं, बहुत जल्दबाजी में ऐसे असेट्स ना बनाएं जो अपना कॉस्ट ही ना निकाल पाए और फिर क्या हो जाए, रास्ते में ही वो बंद हो जाएं या दम तोड़ दें। जैसे हम दिल्ली मेट्रो का केस देखते हैं विद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दिल्ली एयरपोर्ट वाली लाइन, एक्सप्रेस लाइन है, उसको बनाने में हुआ था। बड़ी समस्या आई उसमें और अभी तक वो एक एडजुडिकेशन हुआ है और बहुत डिले हुआ। यहाँ पर आप मीरा देवी को देख रही हैं, जो कि मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण अंचल से आती हैं। प्रधान एक पर्टिकुलरली सिविल सोसाइटी है, एक एनजीओ की तरह काम करता है, जो लाइवलीहुड के क्षेत्र में भी है, प्रधान सिविल सोसाइटी। मीरा देवी का जो भविष्य सबरा है वो इसलिए सबरा है क्योंकि इन्होंने नीम, पपीते और आसपास होने वाली ऐसी पत्तियों से मिलके खाद बनाई है, और ये भी कैसी खाद है? जैविक खाद है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का निर्माण करके इन्होंने अपना भविष्य सुधारा है। तो ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो है ये सस्टेनेबल फोकस का है, ये नॉलेज ड्रिवन, ट्रांसपेरेंसी और कोलैबोरेटिव अप्रोच का एग्जाम्पल है। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर सरकारी सेक्टर भी अपनाता है या ऐसे संस्थानों से वो सहायता लेता है तो बेहतर चीजें हो सकती हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अभी बैच है आपके लिए 15 तारीख तक ओपन है क्लासेस, आप सभी का स्वागत रहेगा। यहाँ पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आयोजन किया जा रहा है और ये सेल वैलिड है 15 जनवरी तक। आपको क्या करना है कि SC लाइव कोड का यूज करेंगे तो आपको ये जो क्लासेस है मात्र 12,999 रुपए में मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको न्यू ईयर बैच में एडमिशन का मौका मिल रहा है। 5 महीने के में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। 12 टेस्ट हैं जिनका आपको पूरा का पूरा अपने रैंकिंग भी मिलेगी, कितने नंबर्स आए हैं वो देखने को मिलेगा। साथ में आप सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट को प्रिपेयर कर पाएंगे, जो कि मेंस में बिल्कुल यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स पे बनाए हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सब्जेक्ट लेने का एक और आपको बेनिफिट है कि इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, साथ में एथिक्स के पेपर में और पॉलिटी के पेपर में आपको बहुत ही फायदा होगा। और जीएस का जो सेक्शंस हैं वहां पर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। सो आप सभी का स्वागत रहेगा। SC लाइव कोड का यूज करें, क्लासेस और टेस्ट सीरीज साथ में आपको मिल रहा है और वैलिडिटी 15 तक है, जनवरी तक, जल्दी कर लें। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं पब्लिक एड बाय शेखर पे, जो टेलीग्राम का हैंडल है, साथ ही इंस्टाग्राम का भी है। यदि आपको कोई संशय हो, डाउट हो या किसी तरीके का समाधान चाहते हो, मैं आपको खुशी खुशी हेल्प करने के लिए राजी रहूंगा। सो अभी हम देखते हैं कि हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम डच मॉडल। देखिए, भारत में बहुत सारे जो योजनाएं होती हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। बहुत सारी योजनाओं में जो PPP मोड है उनकी भी हम बात कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि PPP को बेहतर बनाने के लिए डच मॉडल इसलिए काम कर सकता है क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एक साथ आएंगे। बहुत सारी जगह पर ये तो हो ही रहा है, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी एक साथ आएंगे, जैसे मैंने बात करी, जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन है या मनरेगा में और बहुत सारे संगठन हैं जो सरकार के एक साथ लाके मनरेगा को एक कामयाब योजना बनाया है। गवर्नमेंट और नॉलेज इंस्टीट्यूशन एक साथ आएंगे। बहुत सारी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट सेक्टर में भी, वो बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करती हैं और रिसर्च करती हैं। साथ में वो माहौल को भाप सकती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर इशू जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आता है वो है कहीं पर भी लैंड एक्विजिशन। वहां पर इनिशियली जो लैंड के प्राइजेस होते हैं कम होते हैं, जैसे जैसे आसपास के दाम बढ़ने लगते हैं तो जो किसान उन्हें अपनी लैंड दी होती है वो उससे कई बार पीछे हट जाते हैं और रास्ते जाम होना या डिलेज होना आम बात हो गई है। प्राइवेट सेक्टर और नॉलेज इंस्टीट्यूशंस भी एक साथ आते हैं और नॉलेज इंस्टीट्यूशन से रिसर्च प्राइवेट सेक्टर को भी कामयाब होने में मदद करता है। और सिविल सोसाइटी और नॉलेज इंस्टीट्यूशन मतलब समाज में NGO या सिविल सामाजिक संगठन और साथ में यूनिवर्सिटीज का भी एक साथ आना। भारत में अनेकों एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर हमने कामयाबी पाई है। मनरेगा उसका एक उदाहरण है। सो रेलेवेंस क्या है इंडिया का? इंडिया को रैपिड अर्बनाइजेशन की जरूरत है।
और रैपिड अर्बनाइजेशन के लिए हमें नए शहर और जो एग्जिस्टिंग सिटी है उनको हमें ब्रॉडन करना पड़ेगा, और बहुत बड़ी संख्या में हमें कैपेसिटी बनानी है कि हमारी नई रेलगाड़ियां नई पटरियों पर चलें, हमारे वाहन चलें सड़कों पे, हमारे लिए बाईपास बने और पोर्ट्स बने, साथ में फ्रेट कॉरिडोर्स बने। इनके लिए हमें चाहिए होगी लैंड, और पीपीपी मोड पे ये करना होगा। अगर इसमें बहुत दुविधाएं आएंगी तो ये समय लंबा हो जाएगा और हम विकसित भारत का जो सपना है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। और गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी लाने के लिए भी हमें डच डायमंड मॉडल का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी किसी भी आंदोलन को, किसी भी स्कीम को हम जब जन आंदोलन बना देते हैं तो वो उसकी स्वीकृति बढ़ जाती है। सो डच डायमंड मॉडल अलाइंस विद इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, और एक बेहतर सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। सो लेसन्स हैं कि हम स्टेक होल्डर्स का कोलैबोरेशन करें। कहीं भी स्मार्ट सिटी मिशन है जैसे हमारा, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, एनजीओ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को लाएं, जैसे आईआईटीज हैं या फिर बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे एक देहरादून में स्थित एक संस्थान है नागरिका, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्मार्ट सिटी को कि कैसे उसको डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। नॉलेज इंस्टीट्यूशन, आईआईटी, आईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस का यूज करा जाए। रिन्यूएबल एनर्जी में इनोवेशन का भी कार्य चल रहा है। डच मॉडल को हमें अपनाना होगा, जिससे कि सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, ये सब एक साथ आ सकते हैं, और सिविल सोसाइटी को स्ट्रेंथन करना होगा। सिविल सोसाइटी एक अम्ब्रेला टर्म है जो कि एनजीओज और साथ में आपके सिविक बॉडीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए यूज होता है। जहां पर भी, जिन भी डेमोक्रेसीज में सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है, वहां पर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस हमें ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है। हमारे देश में भी जो सोशल ऑडिट जैसी चीजें हैं, वहां पर डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ सिविल सोसाइटी जुड़ी हुई है। सो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का जो कल्चर होगा, उससे इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बढ़ेगी किसी भी प्रोजेक्ट की, पब्लिक रिपोर्टिंग बढ़ेगी तो ओनरशिप बढ़ेगी, लोगों को लगेगा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है चीजें, डिलेज नहीं होंगे, एंटी करप्शन मेजर्स पहले ही लिए जाएंगे, क्योंकि जब ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं तो वहां पर घोटालेबाजी करना मुश्किल होता है। यहाँ पर आप मीरा देवी को दोबारा देख सकते हैं, जैविक उत्पाद संसाधन केंद्र बनाया है इन्होंने, महिला किसान है, सहयोगी संस्था प्रधान कृषि उद्यमी है मीराबाई, ग्राम कुटोला, संपर्क भी कर सकते हैं और इनके द्वारा बनाई हुई जो जैविक उत्पाद है वो भी खरीद सकते हैं। सो इस तरीके के जो मॉडल्स हैं वो हमें कामयाबी की ओर ले जाएंगे एज अ नेशन स्टेट। सो पॉलिसी के डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, वहां पर भी डच डायमंड मॉडल हमें हेल्प करेगा, इनोवेशन करेगा। गवर्नेंस में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है और नॉलेज गैप है, साथ में गवर्नेंस गैप है, उन सबको फुलफिल करने में ये मदद करने वाला है हमारा। सो दैट इज ऑल वी हैव फॉर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट ऑफ द लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।